हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड EY/m ratio, also the mass of electron. Although these topics are not very important from the exam point of view, exams like JEE or NEET, but still these are important to understand the subject or the topics which are going to come in this chapter. So this is going to be our lecture number 1 and this is in continuation with the JEE or NEET 2025 series. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर ने एक थ्योरी प्रपोज की थी एटॉमिक एग्जिस्टेंस, जिसमें उन्होंने कहा था एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा ऐसा समझ लेते हैं कि सपोज आप कोई भी मैटर लेंगे और उसको आप डिवाइड करते जाएंगे तो जो सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे छोटी चीज़ मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? एटम। तो उन्होंने क्या कहा? द कॉन्टिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड यील्ड एटम्स विच वुड बी इंडिविजुअल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। उन्होंने कहा जो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की वो एटम है और एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे और हमारे पास कोई चीज़ इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए नहीं थी, इसलिए बहुत टाइम तक इस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया, ना ही ये लाइमलाइट में आई। एंड दिस आइडिया रिमेन्स अनटच्ड फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम एंड 19th सेंचुरी में जाके साइंटिस्ट ने इस आइडिया को रिवाइव किया। बट इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम क्या डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर एटम डिवाइड किया जा सकता है तो एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है और उनको कैसे डिस्कवर किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो आई हमारे सामने वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी और कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो वहीं से हमें एक छोटा सा आइडिया मिला जिसके बारे में हम जस्ट अभी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि किस चीज़ को डाल्टन्स थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और किस चीज़ को डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो डाल्टन्स थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड थिंग इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी डाल्टन्स लॉ ऑफ डाल्टन्स थ्योरी वो थी सब्सटेंस लाइक ग्लास और इवोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से कुछ आइडिया आया कि जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं है और वो कुछ चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी यहाँ से थोड़ा हमें आइडिया आया कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे चल के साइंटिस्ट को पता चला कि जो एटम है वो कुछ फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम वन बाय वन सभी की डिस्कवरी को समझते हैं कि कैसे पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे काफ़ी सारे साइंटिस्ट का इनडायरेक्टली हाथ है, बट जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हैं विलियम क्रुक्स। उन्होंने 1879 में कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को किया और वहीं से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एटम के अंदर। सो विलियम क्रुक्स इन 1879 स्टडी द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो अ डिस्चार्ज ट्यूब is made of glass about 60 cm long containing two thin pieces of metals called electrodes sealed in it. अभी हम देखेंगे कि ये कैसा दिखता था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअल में कैसा दिखता था। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसा सा दिखता था। इसमें एक ट्यूब थी कुछ ऐसी सी, ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। इसमें दो मेटल प्लेट थे, थिन मेटल प्लेट, और ये एक बैटरी से कनेक्ट किए गए और इसको एक वैक्यूम से कनेक्ट किया गया सो दैट कि हम इसके अंदर का प्रेशर को मेंटेन कर सकें अपने हिसाब से। और यहाँ पे हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया विच इज़ ZnS। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये जो दो मेटल प्लेट्स लगाई थी, एक को कैथोड बनाया गया, एक को एनोड बनाया गया। ये ऐसे हुआ
कि इस मेटल प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया और इस मेटल प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया उसको मैंने बोला एनोड और जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आया उसको मैंने बोला कैथोड। इस ट्यूब के अंदर मैंने एक गैस भर दी। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। और धीरे धीरे मैं इस गैस के प्रेशर को डिक्रीज करता गया यूजिंग दिस वैक्यूम। मैं गैस के प्रेशर को धीरे धीरे डिक्रीज करता गया और जब ये बहुत ही लो प्रेशर पे आ गया और साथ ही साथ मैंने क्या किया, बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाता गया। तो बैटरी के पोटेंशियल को जब मैं कुछ 10,000 वोल्ट तक ले आया और इस गैस के प्रेशर मैं 10⁻⁻⁴ ATM तक ले आया, तब मुझे कुछ रेज दिखाई दी जो कैथोड की तरफ से चल रही थी और उनके बारे में पता तब चला जब मैंने इस एनोड को परफोरेटेड लिया। इट मीन्स इसमें क्या थे, होल्स थे और जैसे ही उनसे पास हुआ और यहाँ पे मैंने एक ZNS की कोटिंग लगाई तो वो क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। और कैसा ग्लो करने लगा, ग्रीन ग्लो करने लगा। तो मुझे ये समझ आया कि यहाँ से कुछ रेज हैं जो चल रही हैं और यहाँ पे आके टकरा रही हैं और उसकी वजह से ही ये जो चीज़ है हमारी ZNS ये ग्लो कर रही है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अब इन रेस के बारे में जानकारी हासिल करने लगे साइंटिस्ट और उन्हें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द पॉइंट आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो कैथोड रे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अब ये कैसे पता चला, मैंने क्या करा, इस कैथोड रे के जो भी डायरेक्शन थी उनके बीच में मैंने एक मेटल या फिर कहो मेटल रख दिया, मेटल। और जैसे ही उस मेटल को रखा तो उसकी शेडो उसके जस्ट पीछे बनने लगी और इससे मुझे पता चला कि ये जो कैथोड रे हैं ये कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ सजेस्टिंग दैट दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, मैंने क्या करा, इन कैथोड रेज के रास्ते में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पोल इस साइड लगा दिया और पॉजिटिवली चार्ज पोल इस साइड लगा दिया। तो ये जो कैथोड रे थी ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगे। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि ये जो कैथोड रे हैं इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सजेस्टिंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स बाय स्टोने। स्टोने ने उनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की। तो सिमिलरली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दे आर डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन व्हिच शोज दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से भी यही क्लियर हुआ कि कैथोड रेज जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट नंबर 4, दे कैन मेक लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ टू रोटेट। दिस मीन्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड आर मटेरियल पार्टिकल। बेसिकली हमने क्या किया, इस कैथोड रे के बीच में हमने एक लाइट, बहुत ही लाइट पेडल व्हील को रख दिया और जैसे ही रखा वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। आपने देखा होगा, आप जब बाजार जाते थे बचपन में तो आपने देखा होगा एक व्हील मिलता था जिसको बच्चे लेके दौड़ते थे तो वो घूमने लगता था। वैसा ही कुछ व्हील बहुत ही लाइट जो है हमने कैथोड रेज इस ट्यूब में रखा और जब कैथोड रेज चलने लगी तो वो इस डायरेक्शन में चल रही थी तो वो रोटेट करने लगी इस लाइट पेडल व्हील को। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हुई कि इन कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है एज वेल एज इनमें मटीरियल पार्टिकल भी है। अगर इनमें मटीरियल पार्टिकल नहीं होता तो ये लाइट पेडल व्हील को रोटेट नहीं कर पाते। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे आयोनाइज गैसेज थ्रू विच दे ट्रैवल। जो भी गैस हमने ग्लास ट्यूब में ली है ये उसको आयोनाइज करते हुए चलेंगे। पॉइंट नंबर 6, दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ मेटेलिक टारगेट। जब भी ये मेटेलिक टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे वो एक्सरेज को प्रोड्यूस करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। यानी कि अगर मैं इस ग्लास ट्यूब में कोई सी भी गैस भर दूँ और कोई से भी इलेक्ट्रोड ले लूँ, ये कैथोड रे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सेम ही रहेंगे। जो हमने अभी तक 7 पॉइंट पढ़े हैं ये चेंज नहीं होने वाले हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो हमें एक चीज़ पता चली कि अगर मैं एक ग्लास ट्यूब में गैस लूँ, इलेक्ट्रोड लगा दूँ, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से तो पॉजिटिव वाले को क्या कहूँगा और एक को नेगेटिव टर्मिनल से तो नेगेटिव वाले को क्या कहूँगा, नेगेटिव वाले को कहूँगा कैथोड और पॉजिटिव वाले को कहूँगा एनोड। तो कैथोड की तरफ से, क्योंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है तो कैथोड की तरफ से रेज चलेंगी और वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें मटेरियल पार्टिकल होता है और उस मटेरियल पार्टिकल को ही क्या नाम दिया, स्टोने ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और यहीं से हमें पता चला कि जो एटम है वहाँ पे एक छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो एटम क्या है, डिविजिबल है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन 1897 में और उन्होंने
नेक्स्ट जो प्रोग्रेस शो की वो थी E/m रेशो उन्होंने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारा सेम कैथोड रे ट्यूब को ही यूज़ किया, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको इस तरीके का बना लिया। ये ऐसा टीवी में होता है, इस तरीके का बना लिया। और उन्होंने क्या किया, उसमें एक कैथोड लगाया, एक एनोड लगाया, एनोड को परफोरेटेड बनाया गया और इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को एक हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और इसमें एक गैस भरी गई जो कि लो प्रेशर पे थी। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। जैसे ही हमने स्विच दबाया आपकी कैथोड रेज चलनी चालू हो गई। जब आपका ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी ना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, तो आपकी कैथोड रे परफोरेटेड एनोड से पास होकर डायरेक्टली स्क्रीन को क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। और इस स्क्रीन पे हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा था जो कि जब भी उस पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वो कैसा करेगा, ग्लो करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो जब ना तो मैग्नेटिक फील्ड थी ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो पार्टिकल बी पोजीशन पे क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई की तो जो कैथोड रे के पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट होने लगे और वो डिफ्लेक्ट होकर ए पोजीशन पे जाके स्ट्राइक करने लगे, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी। फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया। एक मैग्नेट इस तरीके से लगाई कि वहाँ पे परपेंडिकुलर थी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ कैथोड रेस की। तो जब वो अप्लाई की गई तो कैथोड रेस का जो पार्टिकल था यानी इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाके सी पोजीशन की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए और सी पोजीशन पे स्ट्राइक करने लगे, जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने एक चीज़ की, उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक साथ लगाई और जब ये काम किया तो पार्टिकल कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक कर रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ को इस तरीके से बैलेंस किया, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरीके से लगाया गया कि आपका जो पार्टिकल है वो जाके सिर्फ और सिर्फ बी पे ही स्ट्राइक करे, यानी कि उस पोजीशन पे जब कोई भी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी ना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड थी। और उन्होंने जब डिफ्लेक्शन था यानी कि विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और जब डिफ्लेक्शन नहीं था उसको यूज़ करके, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके, स्ट्रेंथ को यूज़ करके उन्होंने E/m रेशो को कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन के। और E/m रेशो की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई वो कुछ आई हमारी 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर kg। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसकी स्ट्रेंथ को बैलेंस किया और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने E/m रेशो को कैलकुलेट किया, जो कि आई वैल्यू वो थी 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे हमारे R.A. मिलिकन और उन्होंने चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन को बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है। R.A. मिलिकन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें उन्होंने एक एपरेटस लिया जो कि कुछ ऐसा सा दिखता था। इस मेथड में क्या करते हैं कि एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट मिस्ट की फॉर्म में इस कंटेनर के अंदर डाला जाता है और हमने चार्ज प्लेट लगा रखी हैं, एक को नेगेटिव चार्ज दे रखा है, एक को पॉजिटिव, और उसमें होल्स डाले हुए हैं। सो ये जो मिस्ट है ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे आने लगेगा। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इस ऑयल फॉल को देख सकते हैं। तो R.A. मिलिकन क्या करते थे कि वो इस रेट फॉल के थ्रू इस ऑयल का मास डिटेक्ट कर सकते थे या कैलकुलेट कर सकते थे। जो भी इस चैम्बर के अंदर एयर थी वो इस एक्सरे के थ्रू आयोनाइज हो जाती थी और जो आयोनाइज होती थी जो एयर वो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करा देती थी जब भी ऑयल ड्रॉप में और इस आयोनाइज्ड गैस में कोलिजन होता था। अब उसकी वजह से इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे और ये चार्ज हो जाएगी। अब इस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट को, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यहाँ पे चार्ज प्लेट दे रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके थ्रू मैं इस ऑयल ड्रॉपलेट के रेट फॉल को कम कर सकता था, ज़्यादा कर सकता था और रोक सकता था। कौन? R.A. मिलिकन। By carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplet, Millikan concluded that magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge। समझाते हैं जी। जब उन्होंने केयरफुली ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इफेक्ट को मेजर किया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो भी चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट पे आता था वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता था, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता था इस E के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये जो E फाउंड किया गया, ये N तो क्या है कि कितने पार्टिकल उस पर ये E जैसे
जुड़ जाएंगे इस OL ड्रॉपलेट पे। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मिलियन हो सकते हैं, 10 मिलियन हो सकते हैं ना। वो हमेशा इस E के इंटीग्रल मल्टीपल आते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो E है ये स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। और ये जो E का चार्ज फाउंड किया गया ये था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये कैसे हुआ, क्यूब वाला चार्ज हमने निकाल लिया और इस n मतलब जो भी हमने देखा इस E से डिवाइड करते थे तो हमेशा n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल आती थी, यानी n आ सकता था 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है। सो चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ से उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, हमें E/m रेशो पता है और हम अगर चार्ज को E/m रेशो से डिवाइड कर देंगे तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ही छोटा मास आया। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक और पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि कैथोड रे कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो हम ये देखते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब था हमारा ऐसा सा, इसमें हमने 2 मेटल फंसाई और उसको एक हाई पोटेंशियल बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा सा कुछ कनेक्ट कर दिया और एक हमने बटन लगा दिया जिसको हम अप्लाई करेंगे या दबाएंगे तो हमारी रेस चलनी चालू हो जाएंगी। ऐसा सा कुछ रेस में हमने गैस भर दी और एक वैक्यूम पंप के थ्रू हम इसमें प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे तो रेस चलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाला हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, और पॉजिटिव वाला क्या होता है, हमारा एनोड होता है। और यहाँ पे हम मान लो कि जो डिस्क लिया हमने ये परफोरेटेड लिया, यानी इसमें छेद हैं, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे एक ZNS अप्लाई कर दिया सो दैट कि मुझे पता लग जाए कि यहाँ से रेस चलनी चालू हुई है। तो मैंने क्या देखा, इनिशियली जो रेस थी वो चलनी चालू हुई और वो जाके टकराई और हमें पता चल गया कि कोई रेस चल रही है। सिंपल सी बात है। बट सो इनिशियली जो कैथोड रेस है वो कैथोड से ही स्टार्ट होती है, इनिशियली राइट, कैथोड से ही स्टार्ट होती हैं। बट थोड़े टाइम बाद कुछ जैसे ही रेस जाके गैस के पार्टिकल से जाके टकराएंगे तो गैस का पार्टिकल आयोनाइज हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्रिएट करने लगेगा। होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस से जाके टकराएंगे और गैस में जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे जाके टकराएंगे और उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो गैस आयोनाइज हो जाएगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही क्रिएट हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेंगे ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा, आपका नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो ये जो कैथोड रेस हैं वो इनिशियली कैथोड से स्टार्ट होती हैं और थोड़ी बिल्कुल जस्ट उसके बाद जब गैस का पार्टिकल आयोनाइज हो जाएगा तो वो बीच से भी स्टार्ट हो जाती हैं और एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे एनोड रेस का फंडा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सायोनारा। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।